नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय हरियाणा। एग्जाम बोर्ड ऐप के ऊपर और मैथ बाय मेहता क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि पूरा मेहता क्लासेस का परिवार अच्छा होगा और पूरा मेरा एग्जाम बोर्ड जो ऐप है इसका परिवार अच्छा होगा और बहुत जबरदस्त तरीके से दोस्तों आने वाले एचएसएससी के एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। आपकी उसी तैयारी को और लाजवाब बनाने के लिए, उसी तैयारी को और दोस्तों बेहतरीन बनाने के लिए, उसी तैयारी को जबरदस्त बनाने के लिए मैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त एक क्लास लेके आया हूं, एक वीडियो लेके आया हूं हरियाणा जीके की। और आज इसमें हम बहुत ही शानदार एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो बड़ा शानदार डिस्ट्रिक्ट है, जिससे अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका बखान किया जाए दोस्तों उतना ही कम है। बहुत जबरदस्त डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज मैं सारी बातें बताऊंगा आपको। आपका भी एकदम भाई साहब, आपको भी पता लगेगा कि भाई साहब हम पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर ना दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम ऐतिहासिक नगरी रेवाड़ी के बारे में बात करेंगे। आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम अपने पास में एक ऐतिहासिक नगरी पड़ती है और ऐतिहासिक नगरी रेवाड़ी के बारे में जिक्र करेंगे। रेवाड़ी के बारे में, रेवाड़ी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यदि दोस्तों रेवाड़ी के बारे में अध्ययन किया जाए ना, तो ये जो रेवाड़ी है, ये रेवाड़ी जो 1 नवंबर 1989 के अंदर बना था साथियों, 1 नवंबर 1989 के अंदर, 1 नवंबर 1989। 1 नवंबर 1989 में मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 4 जिले बने थे, यमुनानगर, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी। यमुनानगर, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, ये 4 जिले बने थे। और ये 4 जिले कब बने थे दोस्तों? तो 1 नवंबर 1989 में बने थे। रेवाड़ी जो 1 नवंबर 1989 में बना था, इसके साथ में 3 जिले और बने थे 1 नवंबर 1989 के अंदर ही। तो 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर अपना स्थापना दिवस मनाता है, पानीपत अपना स्थापना दिवस मनाता है, कैथल अपना स्थापना दिवस मनाता है और रेवाड़ी अपना स्थापना दिवस मनाता है। और 1 नवंबर को हरियाणा अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, हरियाणा अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 नवंबर को। और ये 4 जिले भी अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों 1 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन पानीपत जो जिला है ना, वो बना तो इन्हीं के साथ में था, लेकिन दोस्तों बाद में उस पानीपत को रद्द कर दिया था। और रद्द करके उस पानीपत को किसके साथ में मिला दिया था? तो दोस्तों रद्द करके उस पानीपत को वापिस करनाल में मिला दिया था। फिर पानीपत दोबारा डिस्ट्रिक्ट बना है 1992 में। लेकिन आप याद रखिएगा, रेवाड़ी है ना, रेवाड़ी, ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कब बना? तो 1 नवंबर 1989 में बना था। और ये कैसे बना था? तो गुरुग्राम जो है ना, गुरुग्राम है, इस गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ के कुछ गांवों को मिलाकर बनाया गया था। गुरुग्राम और महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ के जो कुछ गांव थे ना भाई साहब, कुछ गांव, उन कुछ गांवों को मिलाकर बनाया गया था। गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ के कुछ गांवों को मिलाकर अपने पास में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। एक नया डिस्ट्रिक्ट अपने पास में उभर के आया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? तो आप बता देना, जिसका नाम रेवाड़ी था। रेवाड़ी भाई, इस रेवाड़ी के बारे में ऐसा बताते हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण हुआ करते थे, भगवान श्री कृष्ण, उस भगवान श्री कृष्ण के दोस्तों एक भाई थे जिसका नाम था बलराम। और उस बलराम को अपन किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों? दाऊजी के नाम से भी जानते हैं, दाऊजी के नाम से भी। ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण का एक भाई हुआ करता था दोस्तों, और उस भगवान श्री कृष्ण का भाई था बलराम। और उस बलराम की पत्नी हुआ करती थी दोस्तों, जिसमें अपने पास में नाम आता है रेवती का। और प्यारे साथियों, उसी रेवती के नाम पर एक डिस्ट्रिक्ट बसाया गया है, एक डिस्ट्रिक्ट बना है जिसका नाम रेवाड़ी है। रेवाड़ी, ये ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। भगवान श्री कृष्ण जिसका एक भाई था बलराम, और बलराम की जो पत्नी थी ना दोस्तों, उसका नाम था रेवती। और उस रेवती के नाम पर एक शहर का नाम बसाया गया है, एक शहर का एक डिस्ट्रिक्ट बसाया गया है हरियाणा का। और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? तो दोस्तों आप बता देना, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम रेवाड़ी है। रेवाड़ी, ठीक है, जो राजा रेवत की पुत्री हुआ करती थी। ये रेवती है ना, ये राजा रेवत की पुत्री हुआ करती थी। रेवती का जिक्र किया जाए तो चल रही है, ठीक है, हाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात। राजा रेवत की पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था रेवती। और उस रेवती का जिक्र करें तो जो बलराम की पत्नी थी, जिसे दाऊजी के नाम से जाना जाता है। वैसे मैंने पीछे या आगे बता रखा, जब पलवल डिस्ट्रिक्ट आप पढ़ोगे ना, पलवल डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें पता लगेगा कि ये जो दाऊजी है ना, दाऊजी,
इसके नाम से एक मंदिर भी पड़ता है, दाऊजी का मंदिर। और दाऊजी का मंदिर दोस्तों बंचारी गांव में, और बंचारी गांव जो पलवल के अंदर है। दाऊजी का मंदिर बंचारी गांव में है, और जो कहां है तो दोस्तों आप बता देना, पलवल के अंदर है। क्लियर है? उसके बाद में मेरे भाई नेक्स्ट जो पर्सन आता है ना, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा भी बताते हैं, जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार यदि जिक्र किया जाए तो जनश्रुति के अनुसार ये बताया जाता है, जनश्रुति के अनुसार कि ये जो रेवाड़ी है ना, इस रेवाड़ी का संस्थापक कौन हुआ करता था? तो रेवाड़ी का एक संस्थापक बताया जाता है जिसका नाम है कदमपाल। कदमपाल, किसी बुक में आपको ये करमपाल भी मिल जाएगा, करमपाल, कदमपाल अथवा करमपाल, ये रेवाड़ी का संस्थापक बताया जाता है। और ये जनश्रुति के अनुसार ये जो कदमपाल अथवा करमपाल है, इसने रेवाड़ी की नींव कब रखी थी? तो 1000 में इसने रेवाड़ी की नींव रखी थी। 1000 के अंदर, 1000 के अंदर इसने रेवाड़ी की नींव रखी थी। ये कदमपाल किसका भतीजा था? तो पृथ्वीराज का भतीजा हुआ करता था, पृथ्वीराज का, पृथ्वीराज का भतीजा हुआ करता था कदमपाल अथवा करमपाल, जिसने भाई साहब जनश्रुति के अनुसार जिसने रेवाड़ी की नींव रखी थी। यहां तक मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को एकदम बेहतरीन तरीके से सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इन पॉइंटों को आप जबरदस्त तरीके से नोट करते चलिएगा। साथ के साथ में बहुत बेहतरीन पॉइंट है, एक से एक बेहतरीन पॉइंट है, लाजवाब पॉइंट है। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अपन रेवाड़ी के बारे में यदि जाने और गहन अध्ययन करें तो ये जो रेवाड़ी है ना, इसका पुराना नाम क्या है? रेवाड़ी का दोस्तों पुराने नाम का जिक्र किया जाए कि रेवाड़ी का पुराना नाम क्या है, तो रेवाड़ी का पुराना नाम है दोस्तों रेयतवाड़ी, रेयतवाड़ी, रेयतवाड़ी अथवा रेवावाड़ी, रेयतवाड़ी अथवा रेवावाड़ी, ये रेवाड़ी का दोस्तों पुराना नाम है। ध्यान रखना, रेवाड़ी का पुराना नाम यदि पूछा जाए कि रेवाड़ी का पुराना नाम क्या है, तो दोस्तों रेयतवाड़ी अथवा रेवावाड़ी, रेयतवाड़ी अथवा रेवावाड़ी, ये रेवाड़ी का पुराना नाम है। ठीक है, रेवावाड़ी जो आज बिगड़कर क्या हो गया, रेवाड़ी हो गया, जिसे अपन हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो रेवाड़ी, रिवारी, सॉरी इंग्लिश में रिवारी के नाम से जिसे अपन जानते हैं। क्लियर है? उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में अपन बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। देखें क्या है उपनाम, देखे जाए ना दोस्तों रेवाड़ी के उपनाम, तो उपनाम तो बड़े शानदार है। वीर सिटी, वीर सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, वीर सिटी के नाम से, वीर सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे दोस्तों रेवाड़ी को जानते हैं। पीतल नगरी के नाम से, पीतल नगरी के नाम से, पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो दोस्तों रेवाड़ी को जानते हैं। और ब्रास सिटी के नाम से दोस्तों, ब्रास सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो रेवाड़ी को जानते हैं। ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा, ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं? रेवाड़ी को। पीतल नगरी के नाम से रेवाड़ी को, और वीर सिटी के नाम से, वीरों की नगरी के नाम से, वीर भूमि के नाम से किसे जानते हैं? रेवाड़ी को जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्षेत्रफल का जिक्र करें ना, तो क्षेत्रफल कितना है रेवाड़ी का? तो 1594 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 1594 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात का जिक्र किया जाए तो दोस्तों लिंगानुपात कितना है? 898। भाई यदि रेवाड़ी का हम क्षेत्रफल देखें, एरिया देखें, तो 1594 वर्ग किलोमीटर है, 1594। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1594 वर्ग किलोमीटर। लेकिन लिंगानुपात देखें हम, सेक्स रेशियो देखें दोस्तों, रेवाड़ी का सेक्स रेशियो देखें तो 898, ध्यान रखना 898। और जन घनत्व का जिक्र किया जाए ना दोस्तों, जन घनत्व, जन घनत्व का जिक्र किया जाए तो दोस्तों 565, 565 ये जन घनत्व है, 565, ये ध्यान रखिएगा 565 जन घनत्व। यदि हम जन घनत्व देखें, यदि पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, 1 वर्ग किलोमीटर में रेवाड़ी में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो 565 व्यक्ति निवास करते हैं। उसके बाद में दोस्तों यदि रेवाड़ी की साक्षरता दर देखें, साक्षरता दर, रेवाड़ी की साक्षरता दर देखें तो 80.99% ये रेवाड़ी की साक्षरता दर है। साक्षरता का जिक्र आया है तो ध्यान रखिएगा पूरे हरियाणा में दोस्तों, हरियाणा में पुरुष साक्षरता में, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में पुरुष साक्षरता में सबसे ऊपर कौन सा जिला है, हरियाणा में पुरुष साक्षरता में सबसे ऊपर कौन सा जिला है? तो रेवाड़ी है दोस्तों। और रेवाड़ी की पुरुष साक्षरता लगभग 91% है, 91%, ये ध्यान रखिएगा।
हरियाणा के अंदर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की साक्षरता दर देखें तो 80.99%, 80.99%, 80.99% इसकी साक्षरता दर है दोस्तों रेवाड़ी की। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, रेवाड़ी की साक्षरता दर 80.99% है। विधानसभा सीटों का जिक्र करें ना लाडलो, तो विधानसभा की 3 सीटें पड़ती है रेवाड़ी में। एक विधानसभा की सीट है कोसली, जहां से सर्वाधिक सैनिक लगे हुए हैं। एक विधानसभा की सीट कौन सी है? कोसली। एक विधानसभा की सीट है दोस्तों रेवाड़ी, और एक विधानसभा की सीट अपने पास में दोस्तों बावल। बावल, और ये जो बावल है ना दोस्तों, ये जो बावल है, ये बावल रेवाड़ी की एससी रिजर्व सीट है, एससी की रिजर्व सीट है बावल। ध्यान रखना, रेवाड़ी की एससी की रिजर्व सीट है कौन सी? बावल। और इस बावल से विधायक कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर बनवारी, 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 डॉक्टर बनवारी। इस मतलब बावल से विधायक कौन है? डॉक्टर बनवारी लाल। और हरियाणा के अंदर जो सहकारिता मंत्री है ना, सहकारिता डिपार्टमेंट है, वो किसके पास में है? या सहकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर बनवारी लाल, ये हरियाणा के सहकारिता मंत्री। यहां तक मेरे भाइयों और बहनों को सभी प्रकार के सारे पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। हम बहुत जबरदस्त तरीके से एक एक डिस्ट्रिक्ट को बहुत शानदार तरीके से पढ़ते चल रहे हैं, एकदम बेहतरीन। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ में आप बने रहिएगा, बहुत शानदार तरीके से सीख रहे हैं अपन बहुत। आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से बोलें कि वो मेरे साथ में जुड़े। टाइम तो आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, क्या टाइम हो रहा है? टाइम तो देख रहे हैं ना, मतलब 12:26 हो गया। 12:26 मतलब 00:26, मतलब रात के 12 बज चुके हैं। अब 1 2 3 4 फिर 24 तक आएगा, तो मेहनत बहुत ज्यादा जारी है आपके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत जबरदस्त तरीके से अपन इन पॉइंटों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ में आप बने रहें लगातार। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में जो नाम आता है ना, उसके बाद में साथियों अपने पास में नाम आता है सबसे पहले 1151 का। 1151, 1151 में दोस्तों एक चौहान शासक होता है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ। ये विग्रहराज जो चतुर्थ होता है ना, विग्रहराज चतुर्थ, ये भद्दानकों के ऊपर आक्रमण करता है, भद्दानकों के ऊपर आक्रमण करता है। ध्यान रखना, 1151 का यदि जिक्र किया जाए तो 1151 ईस्वी में चौहान शासक हुआ करता था। चौहान शासक जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ है, और ये विग्रहराज चतुर्थ है, ये भद्दानकों के ऊपर आक्रमण करता है। 1151 ईस्वी में चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ भद्दानकों के ऊपर आक्रमण करता है 1151 में। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां से अपने पास में हेमचंद्र विक्रमादित्य था रेवाड़ी से, इस कारण से। पानीपत के दूसरे युद्ध का मैं जिक्र करूं तो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो दोस्तों 5 नवंबर 1556 में हुआ था, 5 नवंबर 1556 में। और ये पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। लेकिन इस युद्ध में अकबर का जो संरक्षक था, सेनापति था, उसका नाम था बैरम खां अथवा बैरन खान भी कह सकते हैं। भाई बात यदि अपने पास में पानीपत के दूसरे युद्ध की आई है तो बात अपने पास में दोस्तों हेमचंद्र, अपने पास में दोस्तों बात आएगी हेमचंद्र की भी। हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, बात एक ही है। हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, बात एक ही है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार पॉइंट है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है ना दोस्तों, इसका जन्म अलवर में हुआ था, अलवर में, ध्यान रखना, अलवर में इसका जन्म हुआ था। अलवर में हेमचंद्र विक्रमादित्य का अलवर में जन्म हुआ था। अलवर के माछेड़ी गांव में इसका जन्म हुआ था, अलवर के माछेड़ी गांव में इसका जन्म हुआ था। और इसका जन्म एक पुरोहित परिवार में हुआ था, पुरोहित परिवार में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, पुरोहित परिवार में इसका जन्म हुआ था। और ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है जिसका जन्म अलवर के माछेड़ी गांव में हुआ था, जिसका जन्म एक पुरोहित परिवार में हुआ था, इस हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने जीवन में 23 लड़ाइयां लड़ी थी। इस हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने जीवन में 23 लड़ाइयां लड़ी थी। और 23वीं जो लड़ाई थी ना दोस्तों, लास्ट वाली जो लड़ाई थी, वही लड़ाई ये हेमचंद्र विक्रमादित्य हारा था। मतलब पानीपत की दूसरी लड़ाई ये हारा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले हेमचंद्र विक्रमादित्य कभी भी लड़ाई नहीं हारा था।
इस हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दोस्तों जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी ना, विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी वो 14वें नंबर की उपाधि थी, 14वें नंबर की उपाधि। इन्होंने विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की है, हेमचंद्र ने, हेमू ने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, ये कौन से नंबर की उपाधि है? तो दोस्तों आप बता देना, 14वें नंबर की उपाधि है, 14वें नंबर की। हेमचंद्र विक्रमादित्य के हाथी का नाम क्या था? यदि हाथी का नाम पूछे कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के हाथी का नाम क्या था, तो दोस्तों हेमचंद्र विक्रमादित्य के हाथी का नाम हवाई था। हवाई, हवाई हेमचंद्र विक्रमादित्य के हाथी का नाम था। ये हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी के ऊपर कब बैठा था? दिल्ली की गद्दी के ऊपर कब बैठा था? तो दोस्तों 7 अक्टूबर 1556 में ये हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था, दिल्ली की गद्दी के ऊपर। भाई मैं आपसे क्वेश्चन बता दूं कि ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है ना, ये दोस्तों किसका प्रधानमंत्री हुआ करता था? तो आदिल शाह का, आदिल शाह का प्रधानमंत्री हुआ करता था। प्रधानमंत्री आदिल शाह का, आदिल शाह का क्या हुआ करता था? प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था। इस हेमचंद्र विक्रमादित्य की हवेली कहां पर स्थित है? तो दोस्तों कुतुबपुर रेवाड़ी में स्थित है, कुतुबपुर रेवाड़ी में स्थित है। और कौन सी शैली से बनी है? तो आप बताएंगे दोस्तों, पुर्तगाली शैली से बनी है, पुर्तगाली शैली से। और ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है, इसके नाम से कौन से विश्वविद्यालय में, इसके नाम से कौन से विश्वविद्यालय में खंडपीठ स्थित है? कौन से विश्वविद्यालय में खंडपीठ स्थित है? तो भाई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में इसके नाम से खंडपीठ स्थित है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो मीरपुर के अंदर पड़ती है ना, उस इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में मीरपुर के अंदर इस हेमचंद्र विक्रमादित्य से संबंधित खंडपीठ स्थित है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो रेवाड़ी में नमक अथवा सोरा व्यापारी हुआ करता था, नमक अथवा सोरा व्यापारी हुआ करता था। एक बार मेरी कहानी सुने। हेमचंद्र विक्रमादित्य का जिक्र मैं दोस्तों यदि करूं तो हेमचंद्र विक्रमादित्य है ना, हेमचंद्र विक्रमादित्य ये रेवाड़ी में नमक अथवा सोरा व्यापारी हुआ करता था। उस समय दोस्तों ये सोरा व्यापारी कहते हैं, या हम अमोनियम नाइट्रेट वगैरह कहते हैं, उसका ये व्यापारी था। उस समय जो सोरा वगैरह का प्रयोग किया जाता था ना, वो युद्ध के समय में जो हथियार प्रयुक्त होते थे उनके अंदर सोरा या अमोनियम नाइट्रेट वगैरह का प्रयोग किया जाता था। और उसका ये व्यापारी था ही हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो ये हेमचंद्र विक्रमादित्य धीरे धीरे उस समय जब शेरशाह सूरी का राजपाट हुआ करता था, तो शेरशाह सूरी के पास में जो हथियारों की खेप भेजी जाती थी, शेरशाह सूरी के पास में हथियार जो भेजे जाते थे, उन हथियारों में जो सोरा अथवा अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग होता था वो हेमचंद्र विक्रमादित्य भेजता था। धीरे धीरे ये हेमचंद्र विक्रमादित्य शेरशाह सूरी का विश्वास पात्र बन गया। और एक समय ऐसा आया कि शेरशाह सूरी की सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पर भी जाना होता था तो हेमचंद्र विक्रमादित्य ही इसकी सेना को लेकर जाता था। लेकिन प्यारे दोस्तों, घटना अपने पास में, घटना यदि जिक्र करें, मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दूं कि 1545 में एक कालिंजर युद्ध अभियान में, 1545 में एक कालिंजर युद्ध अभियान में, कालिंजर युद्ध अभियान में शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। कालिंजर युद्ध अभियान में शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है क्योंकि उक्का नाम का अग्निशास्त्र उसके हाथ में चल जाता है। उस समय शेरशाह सूरी एक गुफा में मौजूद था, वो गुफा ढह जाती है जिसके कारण शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद में सूर वंश के 3 शासक और बनते हैं और 3 शासकों के बाद में एक शासक बनता आदिल शाह। वो आदिल शाह अपना सर्वे सर्वा, वो आदिल शाह अपना सर्वे सर्वा किसे बनाता है? तो दोस्तों अपना सर्वे सर्वा किसे बनाता है? तो वो हेमचंद्र विक्रमादित्य को। आदिल शाह अपना प्रधानमंत्री किसे बनाता है? प्रधानमंत्री किसे बनाता है? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। आदिल शाह तो सिर्फ नाम मात्र का सुल्तान था, बस नाम मात्र का बादशाह था। पूरा जो कामकाज देखता था प्रजा वगैरह से रिलेटेड, पूरे राज्य के अंदर जो कामकाज देखता था वो हेमू ही देखता था। अधिकतर प्रजा तो यही सोचती थी, अधिकतर प्रजा तो यही मानती थी कि यही दिल्ली का बादशाह है, दिल्ली का बादशाह। लेकिन इसी बीच दोस्तों 1555 में हुमायूं वापस भारत आता है। और जब हुमायूं ने दिल्ली के अंदर दखल दिया, जब हुमायूं दिल्ली के अंदर पहुंचा तो आदिल शाह और डर गया और आदिल शाह ने पूरा उत्तर भारत किसके हवाले कर दिया? हेमचंद्र विक्रमादित्य के हवाले कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद में ही दोस्तों उस हुमायूं की डेथ हो जाती है। और जब हुमायूं की डेथ हुई तो भाई साहब ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य था इसने आगरा और दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर दी। और आगरा और दिल्ली के ऊपर चढ़ाई की तो ये भाई साहब 7 अक्टूबर 1556 में खुद दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया।
और जब 7 अक्टूबर 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य खुद दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा, तो भाई साहब अकबर जो मुगल सम्राट था, बाद में सम्राट बना था, बादशाह बना था, उस अकबर ने अपने सभी सेनापतियों को थानेसर कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होने के आदेश दिए। और जब थानेसर कुरुक्षेत्र में उसके सभी सेनापति, अकबर के सभी सेनापति थानेसर कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होते हैं, तो अकबर सभी सेनापतियों से कहता है कि भैया किसी भी सूरत में जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर जो हेमू बैठा है या हिंदू बैठा है, उसको किसी भी प्रकार से दिल्ली की गद्दी से नीचे उतारना है। अब एक भी सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य के खिलाफ युद्ध करने को तैयार नहीं, क्योंकि हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी थी ना, सारी लड़ाई जीती थी, कोई लड़ाई हेमचंद्र विक्रमादित्य हारे ही नहीं था। लेकिन बैरम खान ये कहता है कि ये लड़ाई मैं लड़ूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर की तरफ से बैरम खान ने लड़ी थी, और एक तरफ बैरम खान लड़ रहा था, दूसरी तरफ भाई साहब कौन लड़ रहा था, तो आप बताएंगे। दूसरी तरफ रेवाड़ी से या अंतिम हिंदू सम्राट हेमू लड़ रहा था। और भाई साहब हेमू, ऐसा बताया जाता कि हेमचंद्र विक्रमादित्य युद्ध जीतने ही वाला था, अचानक एक तीर इनकी आंख में लगता है, और जैसे ही तीर इनकी आंख में लगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य हाथी से नीचे गिर जाता है। और जब दोस्तों हेमचंद्र विक्रमादित्य हाथी से नीचे गिर जाता है, अपना होश संभालता है, आंख से तीर निकालता है, उस समय तक तो बैरम खान ने अपनी तलवार निकाली थी, और तलवार निकाल के हेमचंद्र विक्रमादित्य का सर धड़ से अलग कर दिया था। और इसी के साथ में पानीपत की दूसरी लड़ाई खत्म हो गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर जीत गया था। लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। इस युद्ध में अकबर का संरक्षक बैरम खान था। अकबर जो हेमचंद्र विक्रमादित्य का जिक्र करे तो इसका संबंध अलवर से था। अलवर के माछेड़ी गांव में पुरोहित परिवार में इसका जन्म हुआ था। 23 लड़ाइयां लड़ी थी, 23वीं लड़ाई हारा था। इस हेमचंद्र विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य की 14वीं उपाधि धारण की थी, और इस हेमचंद्र विक्रमादित्य के हाथी का नाम हवाई था, हवाई, ध्यान रखना। और ये हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी के ऊपर कब बैठा था? 7 अक्टूबर 1556 में दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था। 7 अक्टूबर 1556 में ये हेमचंद्र विक्रमादित्य दोस्तों किसका प्रधानमंत्री था? तो आदिल शाह का। इस हेमचंद्र विक्रमादित्य की दोस्तों हवेली कहां है? तो कुतुबपुर रेवाड़ी में। कुतुबपुर रेवाड़ी में इसकी हवेली है, जो कौन सी शैली से बनी है? पुर्तगाली शैली से बनी। और ये हेमचंद्र विक्रमादित्य जो रेवाड़ी में नमक अथवा सोरा व्यापारी था, इनके नाम से खंडपीठ कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है? तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो रेवाड़ी के गांव मीरपुर में है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो कब बनी थी? तो दोस्तों 2013 में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनी थी रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से सभी भाइयों और बहनों को बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत शानदार तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी से इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भाई बहुत मजा आ रहा है एकदम पढ़ने में, एकदम भाई साहब दिलचस्प हो रही है पढ़ाई। चलिए भैया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूं। तो अब अपने पास में दोस्तों नाम आता है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान का। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दोस्तों घड़ी बोलनी गांव से, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान घड़ी बोलनी गांव से नंदराम नामक अहीर ने अहीर शासन की शुरुआत की थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। औरंगजेब के शासनकाल में घड़ी बोलनी गांव से नंदराम नामक अहीर ने अहीर शासन की शुरुआत की थी। ध्यान रखना, अहीर शासन। और औरंगजेब के शासनकाल में रेवाड़ी के पड़ोसी जिले में सतनामियों का विद्रोह भी हुआ था। और सतनामियों का विद्रोह नारनौल में हुआ था 1672 में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। वो मैंने महेंद्रगढ़ में बता रखा है, वो चीजें आप देख लेना। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में रेवाड़ी का एक गड़ी बोलनी गांव पड़ता है, और वहां से गड़ी बोलनी गांव से नंदराम नामक अहीर ने दोस्तों अहीर शासन की शुरुआत की थी। अहीर शासन की शुरुआत भाई रेवाड़ी के अंदर दोस्तों एक रानी की डयोढ़ी पड़ती है, रानी की डयोढ़ी।
ये रानी की डयोढ़ी किसने बनवाई थी दोस्तों? तो ये रानी की डयोढ़ी नंदराम नामक अहीर ने बनवाई थी, नंदराम अहीर ने। और ये रानी की डयोढ़ी दोस्तों नंदराम नामक अहीर ने कब बनाई थी? तो 1775 में बनाई थी, 1775 में। ठीक है, रानी की खिड़की पूछे ना तो रानी की खिड़की अलग जगह के ऊपर है, ध्यान रखना। रानी की खिड़की पूछे तो वो मत बता देना, लेकिन रानी का तालाब पूछे तो दोस्तों जींद में, रानी की खिड़की पूछे यमुनानगर में, और रानी की डयोढ़ी पूछे तो रेवाड़ी में। और रानी की डयोढ़ी रेवाड़ी में नंदराम नामक अहीर ने बनवाई थी। और इसी नंदराम नामक अहीर ने अहीर शासन की शुरुआत की थी। इसी नंदराम नामक अहीर ने अहीर शासन की शुरुआत की थी गड़ी बोलनी गांव से। क्लियर है? उसके बाद में दोस्तों अपने पास में धारूहेड़ा, धारूहेड़ा एक औद्योगिक कस्बा पड़ता है, जहां पर मोटरसाइकिल, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग भी है। और ये धारूहेड़ा भी किसने बसाया था? तो नंदराम नामक अहीर ने ही बसाया था, नंदराम नामक अहीर ने ही। दोस्तों धारूहेड़ा किसने बसाया था? नंदराम नामक अहीर ने। और नंदरामपुरा, नंदरामपुरा, नंदरामपुरा गांव, नंदरामपुरा गांव भी है, ये भी किसने बसाया था? नंदराम नामक अहीर ने बसाया था। और भैया यदि कानोड़ का किला यदि पूछे ना, कानोड़ का किला, तो कानोड़ का किला कहां है? तो महेंद्रगढ़ में। और कानोड़ गेट पूछे ना आपसे, कानोड़ गेट कहां है? तो दोस्तों कानोड़ गेट रेवाड़ी में है। कानोड़ का किला पूछे ना, कानोड़ का किला कहां है? तो कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ बता देना, नो डाउट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कानोड़ का किला महेंद्रगढ़। और कानोड़ गेट पूछे ना दोस्तों, कानोड़ गेट यदि आपसे पूछे कि कानोड़ गेट कहां है, तो कानोड़ गेट यदि आपसे पूछा जाए तो कानोड़ गेट रेवाड़ी में है। और वो भी किसने बनवाया था? नंदराम नामक अहीर ने बनवाया था, नंदराम नामक अहीर। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल की घटना है। औरंगजेब के शासनकाल में एक गांव पड़ता है गड़ी बोलनी गांव, जो सांसद, जो गांवों, कुछ गांवों को सांसदों ने गोद लिया था बीजेपी की पहली योजना के दौरान। तो गड़ी बोलनी गांव है और राव इंद्रजीत सिंह ने गोद लिया था। ठीक है, तो औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों गड़ी बोलनी गांव से नंदराम नामक अहीर ने किसकी शुरुआत की थी? अहीर शासन की शुरुआत की थी। इस नंदराम नामक अहीर के बाद, इस नंदराम नामक अहीर के बाद में दोस्तों शासक कौन बना था? बाल किशन बना था, बाल किशन। नंदराम नामक अहीर के बाद, नंदराम नामक अहीर के बाद में शासक कौन बना था? बाल किशन। और इस बाल किशन की बहादुरी से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने, इस बाल किशन की बहादुरी से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको भाई साहब कौन सी उपाधि दी थी? तो आप बता देना, शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी, शमशेर। भाई साहब इसको कौन सी उपाधि दी थी? तो आप बता देना, शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका भी मैं जिक्र करूंगा, एक बार आप देखें भाई। औरंगजेब के शासनकाल में गड़ी बोलनी गांव से अहीर शासन की शुरुआत की थी किसने? तो आप बता देना, नंदराम नामक अहीर ने। लेकिन उसके बाद में शासक बना बाल किशन, और बाल किशन की बहादुरी से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने बाल किशन को शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। ये क्लियर रखिएगा, शमशेर बहादुर की उपाधि। ये मोहम्मद शाह रंगीला जो भाई साहब एक मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट हुआ करता था, जिसे पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। 1739 में, 1739 की घटना याद होगी आपको, 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध। और वो करनाल का युद्ध दोस्तों नादिर शाह और बाल किशन के बीच में हुआ था। होना तो था वो मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में, लेकिन बाल किशन मोहम्मद शाह रंगीला का दोस्त था। और उस युद्ध में ये मोहम्मद शाह रंगीला का साथ देने के लिए गया था, मोहम्मद शाह रंगीला का साथ देने के लिए, लेकिन मारा गया, मारा गया। बाद में वो नादिर शाह भाई साहब दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है, मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर आक्रमण करता है। और वो नादिर शाह जो कोहिनूर हीरा लूट कर, वो नादिर शाह जो मयूर सिंहासन को लूट कर ले जाता है, और उस मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा था। वो कोहिनूर हीरा जो दोस्तों गोलकुंडा खान से निकला था, वो गोलकुंडा खान जो हैदराबाद में है, और वो हैदराबाद जो दोस्तों मूसी नदी के किनारे है। लेकिन शेख मूसा की मजार, शेख मूसा की मजार चूहीमल तालाब कहां है? तो दोस्तों मेवात के अंदर है, मेवात के अंदर। तो बाल किशन की बहादुरी से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? शमशेर बहादुर की उपाधि। ये हवाबाजी के चक्कर में गया था शमशेर बहादुर भाई साहब, ये बाल किशन मोहम्मद शाह रंगीला का साथ देने के लिए, लेकिन रगड़ दिया भाई साहब, मारा गया उसमें युद्ध में। ये साथ देने के लिए जब गया था भाई साहब, जब ईरान का नेपोलियन नादिर शाह भारत के ऊपर आक्रमण करा, तो बाल किशन मोहम्मद शाह रंगीला के साथ में लड़ने के लिए जाता है, लेकिन उस युद्ध में मारा जाता है। यहां तक किसी को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी भी भाई या बहन को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं,
बहुत शानदार तरीके से एक एक पॉइंट का हम अध्ययन करते चल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी को नहीं होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट का अध्ययन करता हूं। बहुत शानदार पॉइंट अपने पास में, बहुत जबरदस्त, बहुत लाजवाब तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1801 का। 1801 में रामपुरा महल बनाया गया था, रामपुरा महल। और ये जो रामपुरा महल है, आज इसके ऊपर भाई साहब अधिकार जताते हैं जो राव इंद्रजीत वगैरह है ना, राव इंद्रजीत जो गुरुग्राम से लोकसभा के सांसद है, वो राव इंद्रजीत सिंह और इसके भाई रामपुरा महल के ऊपर अधिकार जताते हैं। ठीक है, वैसे रामपुरा महल विशेष रूप से संबंधित हुआ करता था किससे, तो राव बीरेंद्र सिंह था ना, राव बीरेंद्र सिंह जो हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री हुआ करता था, उस राव बीरेंद्र सिंह से संबंधित था ये रामपुरा महल। तो ये चीजें याद रखिएगा, 1801 में रामपुरा महल बना था। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता 1815 का। 1815 में राव तेज सिंह तालाब बना था, राव तेज सिंह तालाब, राव तेज सिंह तालाब। और ये जो राव तेज सिंह तालाब है ना दोस्तों, राव तेज सिंह तालाब है, इसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। राव तेज सिंह तालाब कह दें हम, या हम कह दें आपसे भाई साहब बड़ा तालाब। राव तेज सिंह तालाब या बड़ा तालाब रेवाड़ी के अंदर दोस्तों कब बना था, तो 1815 के अंदर बना था। 1815 सो जोड़ दें 1915। महात्मा गांधी कहां से लौटा था, दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। क्लियर है ना। राव तेज सिंह तालाब और बड़ा तालाब, राव तेज सिंह तालाब और दोस्तों बड़ा तालाब 1815 में बना था। कहां पर बना था, तो दोस्तों आप बता देना, रेवाड़ी में। उसके बाद में मेरे भाई नाम आता 1857 की क्रांति का। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व रेवाड़ी से या अहीरवाल से किसने किया था, तो दोस्तों रेवाड़ी अथवा अहीरवाल से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, राव तुलाराम ने किया था, राव तुलाराम ने। और ये राव तुलाराम जिसका जन्म 9 दिसंबर 1825 में हुआ था, और ये राव तुलाराम जिसकी मृत्यु 23 सितंबर 1863 में काबुल अफगानिस्तान के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। काबुल अफगानिस्तान के अंदर राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी। और अहीरवाल से राव तुलाराम ने क्रांति का नेतृत्व किया था। बाद में इस राव तुलाराम का और अंग्रेजों का युद्ध होता है। अंग्रेजों का और राव तुलाराम का जो युद्ध हुआ था ना दोस्तों, राव तुलाराम का जो युद्ध हुआ था, राव तुलाराम का जो युद्ध हुआ था वो कौन से गांव में हुआ था, तो आप बताएंगे नारनौल के पास में नसीबपुर। नारनौल के पास में दोस्तों एक नसीबपुर गांव पड़ता है। उस नसीबपुर गांव में राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 16 नवंबर 1857 में हुआ था। इस युद्ध में कौन जीते थे, अंग्रेज जीते थे। राव तुलाराम इस युद्ध में हार गया था। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने 3 शक्तियों को नष्ट कर दिया था, झज्जर, जोधपुर और भाई साहब अहीरवाल की जो शक्ति थी ना उसको नष्ट किया था। ध्यान रखना, झज्जर, जोधपुर और अहीरवाल की जो पावर थी उनको अंग्रेजों ने इस युद्ध में नष्ट कर दिया था। ये चीजें ध्यान रखी ना। रेवाड़ी, झज्जर, जोधपुर, रेवाड़ी, झज्जर, इस युद्ध में 3 शक्तियों को नष्ट किया गया था। रेवाड़ी, झज्जर, जोधपुर या अहीरवाल, झज्जर, जोधपुर, इन 3 शक्तियों को दोस्तों नष्ट कर दिया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रेवाड़ी से या अहीरवाल से किसने किया था, राव तुलाराम ने, जिसका जन्म भाई साहब 9 दिसंबर 1825 में होता है, जिसकी मृत्यु 1863 में 23 सितंबर को हुई थी। 23 सितंबर को इस महान वीर योद्धा की याद में 23 सितंबर को अपन क्या मनाते हैं दोस्तों, शहीदी दिवस मनाते हैं, शहीदी दिवस। राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच में युद्ध नारनौल के पास स्थित नसीबपुर गांव में 16 नवंबर 1857 को होता है। 16 नवंबर 1857 को होता है। और इस युद्ध में ना राव तुलाराम ने भाई साहब अंग्रेजों ने 3 शक्तियों को नष्ट कर दिया था, रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, या अहीरवाल, झज्जर और जोधपुर को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। भाई ऐसा बताया जाता है राव तुलाराम के बारे में कि ये राव तुलाराम, जब भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी ना, तो ये राव तुलाराम मेरठ में ही मौजूद था। मेरठ में इन्होंने क्रांति का आगाज किया था, मेरठ में इन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। काफी मात्रा में अंग्रेज अधिकारियों का सर धड़ से अलग कर दिया था। उसके बाद में ये बहादुर शाह जफर
से आके दिल्ली के अंदर मिला था। और जब दोस्तों ये बहादुर शाह जफर से आके दिल्ली के अंदर आकर मिला, दिल्ली के अंदर ये बहादुर शाह जफर से आके मिला, तो बहादुर शाह जफर ने आदेश दिया कि आप अपने इलाके में जाओ और अहिरवाल से क्रांति का नेतृत्व करो। लेकिन जब राव तुलाराम अपने अहिरवाल में आता है तो 5000 सैनिकों की फौज तैयार करता है, 5000 सैनिकों की फौज तैयार करता है। फौज तैयार करने के बाद में ये 5000 सैनिकों को लेकर नसीबपुर नारनौल की तरफ बढ़ता है और 16 नवंबर 1857 को सूर्योदय के समय राव तुलाराम और अंग्रेजी सेना के बीच में युद्ध स्टार्ट होता है। राव तुलाराम युद्ध जीतने ही वाला था, लेकिन अचानक राव तुलाराम की नजर दूर आ रही एक सेना के ऊपर पड़ी। वो सेना जैसे युद्ध के ग्राउंड में आती है, वो सेना उल्टा राव तुलाराम के खिलाफ ही युद्ध करने लगती है, क्योंकि वो सेना जयपुर रियासत, नाभा रियासत और पटियाला रियासत ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए भेजी थी, अंग्रेजों का साथ देने के लिए भेजी थी। अब राव तुलाराम काफी मात्रा में थक चुका था, राव तुलाराम की काफी मात्रा में सैनिक मारे जा चुके थे, तो राव तुलाराम ने सोचा कि यहां से चलना ही उचित होगा। तो राव तुलाराम जोधपुर गया, जोधपुर के शासकों ने राव तुलाराम की आर्थिक मदद की। उसके बाद में राव तुलाराम बिहार होते हुए ईरान चला गया, बिहार होते हुए नेपाल, इस क्षेत्र से होते हुए सीधा अफगानिस्तान चला गया। राव तुलाराम अफगानिस्तान ही क्यों गया था? क्योंकि मेरे भाई क्रांति का जो समय था, क्रांति का जो टाइम पीरियड था, या 19वीं सदी का जो टाइम पीरियड था, उसमें ईरान, इराक, रसिया, अफगानिस्तान, ये सभी देश ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे, इसलिए राव तुलाराम अफगानिस्तान गया था। लेकिन भाई घटना कब की है दोस्तों? घटना कब की है? तो घटना कब की है तो आप बता देना। घटना 1863 की है, घटना 1863 की है दोस्तों। 1863 की घटना है। 1863 में घटना 23 सितंबर की, 1863 में घटना 23 सितंबर की। राव तुलाराम को वहां पर अफगानिस्तान में भयंकर बीमारी हो जाती है। उस बीमारी के कारण 23 सितंबर को राव तुलाराम की अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में डेथ हो जाती है। और इस महान वीर योद्धा की याद में हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं। अंग्रेजों का फिल्टर चोक कर दिया था रे, अंग्रेजों के फिल्टर हैंग कर दिए थे भाई साहब राव तुलाराम ने। यहां तक किसी प्रकार का किसी भाई या बहन को दिक्कत है तो वो मेरे से एक बार बताएं। रामपुरा महल बना था, ये 1801 में बना था, जिसका संबंध आज इंद्रजीत और इनके परिवार से है। राव तेज सिंह तालाब, जिसे बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व अहिरवाल से किसने किया था? राव तुलाराम ने, जिसका जन्म 9 दिसंबर 1825 में, मृत्यु 23 सितंबर 1863 में हुई थी। ये ध्यान रखना, शहीदी दिवस मनाते हैं इनकी याद में। और इनका युद्ध अंग्रेजों के साथ में नसीबपुर में हुआ था, नसीबपुर में, नारनौल में। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूंगा। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन, बहुत शानदार तरीके से, बहुत गजब तरीके से पढ़ते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1863 का। 1863 में हरियाणा में सर्वप्रथम रेल चली थी। हरियाणा में सर्वप्रथम जो रेल चली थी ना, सर्वप्रथम रेल चली थी दोस्तों, वो घटना कब की है? 1863 की है, 1863 की। हरियाणा में सर्वप्रथम रेल चली थी। ये रेल कहां से कहां तक चली थी? तो दोस्तों आप बता देना, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। हरियाणा के अंदर सर्वप्रथम ट्रेन कब चली थी? तो 1863 में चली थी। और ये कहां तक चली थी? तो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, यदि रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का जिक्र किया जाए ना, तो दोस्तों ये जो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन है, ये रेवाड़ी रेलवे स्टेशन भी कब बना था? तो आप बता देना, रेवाड़ी जो रेलवे स्टेशन है ये 1863 में ही बना था। ये रेवाड़ी रेलवे स्टेशन जो राज्य का, जो हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और इस रेवाड़ी से कितने दिशाओं में ट्रेन जाती है? 6 दिशाओं में ट्रेन जाती है दोस्तों, 6 दिशाओं में। राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेवाड़ी है। राज्य के अंदर रेवाड़ी से कितने दिशा, अरे यार, सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है ये है। और यहां से कितने दिशाओं में ट्रेन जाती है? तो 6 दिशा में, यहां से 6 दिशाओं में ट्रेन जाती है। और हरियाणा सरकार को दोस्तों, हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा जो टैक्स देने वाला रेलवे स्टेशन है ना, वो भी रेवाड़ी है। और कितना परसेंट टैक्स देता है? तो 60% टैक्स देता है। लेकिन पूरे भारत का एकमात्र संग्रहालय या एकमात्र लोकोमोटिव संग्रहालय, लोकोमोटिव जो संग्रहालय है या लोकोमोटिव इंजन जो संग्रहालय है, वो कहां पर है? तो आप बताएंगे, एकमात्र संग्रहालय जहां पर भाप के इंजन है, भाप के इंजन,
ये ध्यान रखिएगा, एकमात्र संग्रहालय जहां पर भाप के इंजन है रेवाड़ी में। और ये भाप इंजन का जो विरासत संग्रहालय, भाप इंजन का, भाप वाले इंजन है इनका जो विरासत संग्रहालय है ये रेवाड़ी में दोस्तों कब बनाया गया था? 2002 के अंदर बनाया गया था। राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जो 1873 में बना था। 1873 में ही ध्यान रखिएगा हरियाणा के अंदर सर्वप्रथम ट्रेन चली थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। ये चीजें याद ध्यान रखना। और ये जो संग्रहालय है भाप वाले इंजनों के लिए ये 2002 में बना था। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आएगा 1879 का। 1879 का यदि मैं जिक्र करूं ना तो विश्व की पहली गौशाला खुली थी। विश्व की पहली गौशाला, विश्व की पहली गौशाला। यदि विश्व की पहली गौशाला का जिक्र करें ना तो दोस्तों विश्व की जो पहली गौशाला है, विश्व की जो फर्स्ट गौशाला है, विश्व की पहली गौशाला है वो 1879 में ही खुली थी। और कहां खुली थी तो दोस्तों आप बता देना, रेवाड़ी में खुली थी। दोस्तों किसके प्रयासों से खुली थी तो आप बता देना, स्वामी विवेकानंद के प्रयासों से खुली थी। स्वामी विवेकानंद के प्रयासों से। विश्व की पहली गौशाला का जिक्र किया जाए तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के प्रयासों से, विश्व की पहली गौशाला स्वामी विवेकानंद के प्रयासों से रेवाड़ी में खुली थी और 1879 में खुली थी। 1879 में ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों 1880 आपने, अरे स्वामी विवेकानंद नहीं भाई, सॉरी, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से, स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी भैया, सॉरी 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 सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से। लेकिन उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों 1880 हरियाणा के अंदर, हरियाणा में दोस्तों आर्य समाज की पहली शाखा, हरियाणा में आर्य समाज, हरियाणा में आर्य समाज की पहली जो शाखा है ना, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा 1880 में खुली थी। और ये जो आर्य समाज की पहली शाखा है ना दोस्तों, ये रेवाड़ी में खुली थी, रेवाड़ी में 1880 में। और किसके प्रयासों से तो ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचकर सबसे पहले किस चीज की नींव रखी थी? गौशाला की। 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अगले साल 1880 में ही हरियाणा के अंदर आर्य समाज की पहली शाखा खोली थी। आज यदि दोस्तों हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गाय देखें तो सबसे ज्यादा गाय आज हरियाणा के अंदर कहां है तो आप बताएंगे सिरसा में है। सबसे ज्यादा गौशाला देखें दोस्तों, सबसे ज्यादा गौशाला वगैरह कहां है तो सबसे ज्यादा गौशाला भी सिरसा में। सबसे कम गाय देखे, नई पशु गणना के अनुसार सबसे कम गाय देखे ना तो सबसे कम गाय नई पशु गणना के अनुसार कहां है तो दोस्तों आप बता देना पंचकुला में। और सबसे कम गौशाला कहां है? रेवाड़ी में। और विश्व की पहली गौशाला भी दोस्तों रेवाड़ी में खोली गई थी 1879 में। और आर्य समाज की शाखा 1880 में खुली थी, रेवाड़ी में खुली थी। और ये जो आर्य समाज की शाखा है ना दोस्तों, ये रेवाड़ी में कब खुली थी? यदि क्वेश्चन पूछे कि रेवाड़ी के अंदर आर्य समाज की जो शाखा है, ये आर्य समाज की शाखा रेवाड़ी में कब खुली थी तो 1880 में खुली थी। ठीक है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, आप अपने दोस्तों से बोले कि वो मेरे साथ में जुड़े और बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाई साहब पढ़ें। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1926 का। 1926 में दोस्तों एक अहीर हितैषी समाचार पत्र निकला था, अहीर हितैषी। और ये जो अहीर हितैषी समाचार पत्र है ना, ये दोस्तों राव गणेशी लाल ने निकाला था, राव गणेशी लाल ने। भाई अहीर हितैषी समाचार पत्र है दोस्तों, ये अहीर हितैषी समाचार पत्र ये रेवाड़ी से निकला था, 1926 में निकला था। किसने निकाला था? राव गणेशी लाल ने निकाला था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1926 में ही, 1926 में ही दोस्तों भक्ति समाचार पत्र निकला था, भक्ति समाचार पत्र। और ये भक्ति समाचार पत्र दोस्तों किसने निकाला था? सूरदेवी ने। और कहां से निकाला था तो आप बताएंगे रेवाड़ी से ही निकाला था, रेवाड़ी से ही। क्लियर है? उसके बाद में दोस्तों अपने पास में एक 1928 में, 1928 में रेवाड़ी से, 1928 में रेवाड़ी से दोस्तों एक ज्योतिष समाचार पत्र निकला था, ज्योतिष समाचार पत्र। और ये ज्योतिष समाचार पत्र है, ये किसने निकाला था तो आप बता देना दोस्तों, पंडित प्रहलाद शर्मा ने निकाला था, पंडित प्रहलाद शर्मा ने। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। भाई आपसे क्वेश्चन पूछे कि अहीर हितैषी समाचार पत्र है, अहीर हितैषी, ये किसने निकाला था तो आप बता देना राव गणेशी लाल ने निकाला था। और उसके बाद में दोस्तों भक्ति समाचार पत्र पूछे, भक्ति समाचार पत्र जो सूरदेवी ने निकाला था रेवाड़ी से 1926 में।
1928 में रेवाड़ी से दोस्तों एक समाचार पत्र निकला था जिसका नाम था ज्योति समाचार पत्र। जो किसने निकाला था? पंडित प्रहलाद शर्मा ने निकाला था, जो हरियाणा का पहला समाचार पत्र बताया जाता है। हरियाणा का पहला समाचार पत्र, हरियाणा का पहला समाचार पत्र बताया जाता है, जो हरियाणा का पहला समाचार पत्र बताया जाता है। ये क्लियर है ना? हरियाणा का पहला समाचार पत्र का जिक्र यदि मैं करूं तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र ज्योति समाचार पत्र बताया जाता है, ज्योतिष। ठीक है। उसके बाद में भाई एक जैन प्रकाश समाचार पत्र निकला था, जैन प्रकाश रेवाड़ी से। और ये जैन प्रकाश किसने निकाला था दोस्तों? तो जियालाल जैन ने निकाला था, जियालाल जैन। और हरियाणा का पहला जो हिंदी समाचार पत्र था ना, हिंदी समाचार पत्र, वो जैन प्रकाश ही है, हिंदी समाचार पत्र। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जैन प्रकाश समाचार पत्र किसने निकाला था? जियालाल जैन ने। और ये जैन प्रकाश समाचार पत्र जियालाल जैन ने कहां से निकाला था? तो दोस्तों रेवाड़ी से निकाला था। और कौन सी भाषा का था? हिंदी का। और हरियाणा में हिंदी का पहला समाचार पत्र, हरियाणा में हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है ना, वो जियालाल जैन ने, जैन प्रकाश ही निकाला था। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1966। हरियाणा के रेवाड़ी से हरियाणा शोध पत्रिका निकली थी, शोध पत्रिका। हरियाणा के रेवाड़ी से हरियाणा शोध पत्रिका निकाली गई थी, ध्यान रखना। 1966 में जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा के रेवाड़ी से शोध पत्रिका निकली थी। बाद में यही पत्रिका 1969 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकलने लगी थी। बाद में जो दोस्तों यही पत्रिका, जो हरियाणा शोध पत्रिका थी ना, यही पत्रिका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकलने लगी थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और ये जो पत्रिका है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किस रूप में निकलने लगी थी? तो जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज, जर्नल ऑफ हरियाणा जो स्टडीज है ना, इस नाम से, ये जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज के नाम से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकलने लगी थी। यहां तक हमने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया है, बहुत शानदार तरीके से। दोस्तों यहां देखिए, यहां आपके लिए मैं क्या क्या कर रहा हूं, है ना। कितना बजा है? 1 बजा है, 1 रात के 1 बजे मेरे भाई, रात के 1। क्योंकि ये स्क्रीन है ना, दिन के 1 में तो ये 13 बजाती है, दिन के 1 बजेंगे तो 13 दिखाएगी यहाँ पर, 13। तो रात के 1 बजे। चलो कोई बात नहीं। 1926 में 1926 में अहिर हितैषी समाचार पत्र निकला था, जो राव गणेशी लाल ने निकाला था। 1926 में दोस्तों भक्ति समाचार पत्र निकला है, जो किसने निकाला है? सूरदेवी ने। कहां से? रेवाड़ी से। 1928 में दोस्तों रेवाड़ी से ज्योति समाचार पत्र निकला, किसने निकाला? पंडित प्रहलाद शर्मा ने, जो हरियाणा का पहला समाचार पत्र बताया जाता है। उसके बाद में जियालाल जैन ने रेवाड़ी से हिंदी में एक जैन प्रकाश समाचार पत्र निकाला था, जो हरियाणा में हिंदी का पहला समाचार पत्र हुआ करता था। दोस्तों हरियाणा शोध पत्रिका का जिक्र करें ना, तो हरियाणा शोध पत्रिका रेवाड़ी से 1966 में निकली थी। लेकिन बाद में यही हरियाणा शोध पत्रिका 1969 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका के नाम से निकलने लगी थी। जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका के नाम से ये पत्रिका निकलने लगी थी। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से हम पढ़ते जा रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। ज्यादा तेज आवाज में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई साहब सेक्टर वेक्टर में सब सोए हुए हैं, सब जग जाएंगे। जल्दी कीजिए, आप जल्दी कीजिए, इन चीजों का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। शायद हो भी गया होगा, साथ के साथ में आप पॉइंटों को नोट भी कर रहे होंगे। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखें। उसके बाद में अपने पास में एक जंगल बबलर पर्यटन स्थल पड़ता है दोस्तों, जंगल बबलर। और ये जो जंगल बबलर पर्यटन स्थल है ना, ये जंगल बबलर पर्यटन स्थल है दोस्तों, ये अपने पास में कहां पर है? तो आप बताएंगे धारूहेड़ा में है, धारूहेड़ा में। और ये जंगल बबलर पर्यटन स्थल जो 1974 में बना था। क्लियर है? जंगल बबलर पर्यटन स्थल का जिक्र करें तो धारूहेड़ा के अंदर है, जो 1974 में बना था। और ये धारूहेड़ा जिसका संस्थापक कौन है? नंदराम नामक अहीर है। उसके बाद में दोस्तों रेवाड़ी के अंदर एक सैंड पाइपर पर्यटन स्थल पड़ता है, सैंड पाइपर। और ये जो सैंड पाइपर पर्यटन स्थल है ना दोस्तों, ये पड़ता है प्रॉपर रेवाड़ी में। और सैंड पाइपर पर्यटन स्थल जो कब बना था? तो आप बताएंगे 1982 में बना था, 1982 में। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों धारूहेड़ा में, धारूहेड़ा जो रेवाड़ी में ही पड़ता है, धारूहेड़ा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग लगाया गया था। हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल उद्योग है ना, ये धारूहेड़ा में कब लगा था? 1986-87 में लगा था।
धारूहेड़ा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग कब लगा था? 1986-87 के अंदर लगा था। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बनती है? हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बनती है? तो दोस्तों हरियाणा के कौन से जिले में बनती है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी में बनती है, रेवाड़ी में। हरियाणा के अंदर धारूहेड़ा के अंदर हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग कब लगाया गया था? 1986-87 में। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बनती है? तो दोस्तों रेवाड़ी में बनती है, रेवाड़ी में। क्लियर है? उसके बाद में दोस्तों रेवाड़ी के अंदर एक नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, कौन से शहर के पास में पड़ता है? तो कोसली के इलाके में पड़ता है, कोसली के इलाके में नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कब बना था? 1987 में बना था, जब हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी चौधरी देवीलाल ने। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, ये नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है, जो 1987 में बना था। जिसे संवेदनशील कब घोषित किया गया था? दोस्तों जिसे संवेदनशील कब घोषित किया गया था? तो 2009 के अंदर, 2009 के अंदर जिसे संवेदनशील घोषित किया गया था, संवेदनशील। ध्यान रखना, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप बताएंगे नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों रेवाड़ी में है, जो 1987 में बना था। और जिसे संवेदनशील कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों जिसे संवेदनशील 2009 में घोषित किया गया था। ठीक है। जंगल बबलर धारूहेड़ा 1974, सैंड पाइपर रेवाड़ी 1982, धारूहेड़ा हीरो होंडा 1986-87, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य 1987, जिसे संवेदनशील घोषित किया गया 2009 के अंदर। क्लियर रखिएगा। चलिए मैं इन पॉइंटों को छोड़ के आगे बढ़ता हूं। अब इन पॉइंटों को जल्दी से आप नोट कर लीजिए, जल्दी इन पॉइंटों को आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए भैया। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में जो नाम आता है ना, उसमें नाम आता है 13 जनवरी 2015। 13 जनवरी 2015, 13 जनवरी 2015 में दोस्तों देश की पहली सीएनजी ट्रेन चली थी। देश की पहली जो सीएनजी ट्रेन है ना, वो सीएनजी ट्रेन, देश की पहली सीएनजी ट्रेन चली थी 13 जनवरी 2015 में। और ये देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो दोस्तों रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। और उस समय रेल मंत्री कौन था साथियों? तो आप बता देना, उस समय जो रेल मंत्री था वो सुरेश प्रभु था, सुरेश प्रभु। ध्यान रखना, देश की पहली सीएनजी ट्रेन, हरियाणा की पहली पूछे तो ठीक है, लेकिन हरियाणा के साथ साथ में देश की भी पहली पूछी जाए ना, पहली सीएनजी ट्रेन, देश की पहली सीएनजी ट्रेन है ये। देश की पहली सीएनजी ट्रेन भाई साहब ध्यान रखना रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। और किसके शासनकाल में चली थी? तो सुरेश प्रभु के शासनकाल में चली थी। देश की पहली सीएनजी ट्रेन या हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन चली थी, वो रेवाड़ी से रोहतक के बीच में सुरेश प्रभु के शासनकाल में चली थी। क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत बढ़िया पॉइंट है अपने पास में, बहुत ही लाजवाब पॉइंट है, एकदम बेहतरीन। अब अपने पास में नाम आता है, यहां पर एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है घंटेश्वर। अपने पास में एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर का जिक्र किया जाए तो यह जो घंटेश्वर मंदिर है ना दोस्तों, ये 250 वर्ष पुराना मंदिर बताया जाता है। ये जो मंदिर है ये 250 वर्ष पुराना मंदिर बताया जाता है, 250 वर्ष पुराना मंदिर हरियाणा। और ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो आप बता देना दोस्तों, सनातन धर्म से रिलेटेड है, हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से। हरियाणा में सनातन धर्म का जो सबसे प्राचीन मंदिर बताया जाता है ना दोस्तों, हरियाणा में सनातन धर्म का सबसे प्राचीन जो मंदिर बताया जाता है, हरियाणा में सनातन धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर का जिक्र किया जाए तो घंटेश्वर मंदिर है, घंटेश्वर मंदिर। ये घंटेश्वर मंदिर जो 250 वर्ष पुराना है, जो हरियाणा में सनातन धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर। तो घंटेश्वर मंदिर पूछे तो रेवाड़ी में, घपड़ेश्वर मंदिर पूछे सोनीपत में, और घंटाघर मंदिर पूछे तो दोस्तों भिवानी के अंदर है, भिवानी के अंदर, ये ध्यान रखना। उसके बाद में हनुमान मंदिर, ये हनुमान मंदिर भी पड़ता है। और हनुमान मंदिर जो रेवाड़ी में है, ये बागवाला या जो बड़ा तालाब है ना, बागवाला या बड़ा दो तालाब है, इसके पास में पड़ता है, बागवाला या बड़ा तालाब के पास में पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है नसिया जी जैन मंदिर। ये जो नसिया जी जैन मंदिर है ना, ये भी कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना, रेवाड़ी में है, रेवाड़ी में। उसके बाद में सच्चा शाही मेला
सच्चा शाही मेला कहां पर लगता है? तो सच्चा शाही मेला दोस्तों रेवाड़ी में लगता है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि सच्चा शाही मेला कहां पर लगता है, तो रेवाड़ी में लगता है। और श्याम छड़ी का मेला, श्याम छड़ी का मेला यदि पूछे ना, श्याम छड़ी का मेला कहां पर लगता है, तो श्याम छड़ी का मेला भी दोस्तों रेवाड़ी में लगता है। सच्चा शाही मेला पूछे तो रेवाड़ी में, डेरा सच्चा सौदा पूछे तो सिरसा में, सच्चा शाही मेला पूछे ना, सच्चा शाही मेला तो रेवाड़ी में लगता है दोस्तों। और श्याम छड़ी का मेला भी कहां लगता है, तो रेवाड़ी में लगता है। यहां तक क्लियर है? सारे दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट पॉइंट देखें। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों अपने पास में इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद, इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद। ये इब्राहिम जो 12 हजारी की मस्जिद है, ये भी कहां पर पड़ती है? रेवाड़ी में। और भाई लाल मस्जिद भी पड़ती है यहाँ पर अपने पास में, यहाँ पर ना एक मस्जिद पड़ती है जिसका नाम है लाल मस्जिद। और ये लाल मस्जिद बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है ना, ये जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है, ये किसके शासनकाल में बनी थी? अकबर के शासनकाल में। और कब बनी थी दोस्तों? तो 1570 में बनी थी, 1570 में। रेवाड़ी की लाल मस्जिद कब बनी थी? तो दोस्तों आप बता देना 1570 में। किसके शासनकाल में बनी थी? तो अकबर के शासनकाल में बनी थी। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है राव तुलाराम स्टेडियम। राव तुलाराम स्टेडियम कहाँ है? तो राव तुलाराम पार्क व स्टेडियम का यदि जिक्र किया जाए तो रेवाड़ी के अंदर है, रेवाड़ी के अंदर। सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ है? सैंड पाइपर तो रेवाड़ी में है, सैंड पाइपर। जंगल जो बबलर पर्यटन स्थल है ना, जंगल बबलर पर्यटन स्थल, ये कहाँ है? तो दोस्तों धारूहेड़ा के अंदर है, धारूहेड़ा के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। उसके बाद में मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे, मयूर व चिंकारा। देखो चिंकारा प्रजनन केंद्र या चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर का जिक्र करें ना दोस्तों, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में और पीपली कुरुक्षेत्र में। चिंकारा प्रजनन केंद्र, ओनली चिंकारा पूछे तो कैरू भिवानी में और पीपली कुरुक्षेत्र में। लेकिन मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे ना दोस्तों, तो आप बता देना ये कहाँ है मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। तो भाई रेवाड़ी का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है झाबुआ, झाबुआ। मयूर व चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर है झाबुआ। और ये झाबुआ कौन सी विधानसभा सीट में है? बावल और रेवाड़ी, बावल रेवाड़ी के अंदर। यहां पर अपने पास में मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र है दोस्तों। यहीं पर रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी पड़ती है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। और ये जो इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय है ना दोस्तों, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय कब बना था? तो आप बता देना 2013 के अंदर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बना था दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव कौन से गांव को कहते हैं? तो लूखी गांव पड़ता है, लूखी गांव। और ये लूखी गांव जो कौन से विधानसभा क्षेत्र में है? तो कोसली विधानसभा क्षेत्र में, कोसली में। स्वतंत्रता सेनानियों का गांव कौन से गांव को कहते हैं? तो लूखी गांव को कहते हैं, जो कोसली विधानसभा क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, यहां तक आप जल्दी से इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत से पॉइंट अभी बचे हुए हैं रेवाड़ी के, बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद में दोस्तों यदि नेक्स्ट पॉइंट का जिक्र मैं करूं, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव हो गया। उसके बाद में नाम आता है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय कार्यालय। चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है ना, चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो बावल में है, बावल में। ध्यान रखना, बावल रेवाड़ी में। भाई रेवाड़ी का एक कस्बा पड़ता है दोस्तों, रेवाड़ी का एक कस्बा पड़ता है रेवाड़ी का, और वो कस्बा जिसका नाम क्या है? कुंड, कुंड कस्बा पड़ता है। और दोस्तों ये जो कुंड है ना, ये जो कुंड है दोस्तों, ये जो कुंड है, इस कुंड में सलेटी पत्थर मिलता है, सलेटी पत्थर। इस रेवाड़ी के कुंड में दोस्तों क्या मिलता है? तो आप बताएंगे सलेटी पत्थर मिलता है रेवाड़ी के कुंड में। रेवाड़ी का दोस्तों एक कस्बा पड़ता है जिसमें अपने पास में नाम आता है कुंड, और इस कुंड में अपने पास में क्या मिलता है? सलेटी पत्थर मिलता है, सलेटी पत्थर। क्लियर है? उसके बाद में दोस्तों रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, रेवाड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट,
या रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये कौन सी परियोजना का हिस्सा है? तो रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है दोस्तों, ये 5वीं परियोजना का हिस्सा है, 5वीं परियोजना का। और रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना या हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जनक, हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों चौधरी बंशीलाल को हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जनक माना जाता है। उसके बाद में रेवाड़ी के अंदर प्रमुख व्यक्तियों का नाम आता है, जिसमें नाम आता है कल्लन खा। कल्लन खा, ये जो कल्लन खा है ना दोस्तों, कल्लन खा ये ख्याल गायक है, ख्याल गायक थे, ख्याल गायक थे कल्लन खा। और कल्लन खा जो कौन से कहां से रिलेटेड थे? तो दोस्तों आप बता देना, गुड़ियानी से रिलेटेड थे, गुड़ियानी से। कल्लन खा जो गुड़ियानी से रिलेटेड थे, कल्लन खा जो ख्याल गायक थे। इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम होद्दू खा। इनके गुरु का नाम क्या हुआ करता था दोस्तों? तो आप बता देना, होद्दू खा हुआ करता था, होद्दू खा या होद्दू खान हुआ करता था। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त है, बाल मुकुंद गुप्त है। ये भी भाई साहब कहां से हैं? तो आप बताएंगे गुड़ियानी से है। और इनका हिंदी और उर्दू के ऊपर, हिंदी व उर्दू के ऊपर इनका समान अधिकार रहा है, ध्यान रखिएगा। बाबू बाल मुकुंद गुप्त है, इनका संबंध दोस्तों कहां से रहा है? गुड़ियानी से। और इनका हिंदी और उर्दू के ऊपर समान अधिकार रहा है, समान सेम अधिकार रहा है हिंदी और उर्दू के ऊपर, ये चीजें याद रखिएगा। लेकिन बाबू बाल मुकुंद गुप्त 1909 में दोस्तों एक मार्लियामेंटो सुधार आया था। 1909 में एक मार्लियामेंटो सुधार आया था और उस मार्लियामेंटो सुधार का विरोध, 1909 में एक मार्लियामेंटो सुधार आया था, उस मार्लियामेंटो सुधार का विरोध बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे नामक पत्रों के माध्यम से किया था। शिव शंभू के चिट्ठे नामक पत्रों के माध्यम से किया था, ठीक है ना। ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त जिसका हिंदी और उर्दू के ऊपर समान अधिकार था, जिसने हिंदी में हिंदुस्तान और हिंद बंगवासी और उर्दू में अखबार ए चुनार और कोहिनूर समाचार पत्र निकाले थे। ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त जिसने 1909 में मार्लियामेंटो सुधार का विरोध किया था और शिव शंभू के चिट्ठे नामक पत्रों के माध्यम से इसका विरोध किया था, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। यहां तक आप सारे अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। उसके बाद में अपने पास में दोस्तों नाम आता है नरेंद्र यादव। ये जो नरेंद्र यादव है ना दोस्तों, ये नरेंद्र यादव जो पर्वतारोही और हाल ही के अंदर दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि इस नरेंद्र यादव ने 6 दिन में माउंट एवरेस्ट को फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। नरेंद्र यादव जो पर्वतारोही है, जो एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नेहरूगढ़ गांव, एक गांव पड़ता है नेहरूगढ़, उस नेहरूगढ़ गांव से है। और ये नेहरूगढ़ गांव है ना, ये कोसली में पड़ता है, कोसली में। और ये नरेंद्र यादव जो पर्वतारोही है, नेहरूगढ़ गांव कोसली से है, 6 दिन में माउंट एवरेस्ट को फतेह करके रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। उसके बाद में राव इंद्रजीत सिंह है, राव इंद्रजीत सिंह। ये राव इंद्रजीत सिंह भाई साहब गुरुग्राम से लोकसभा सांसद है, गुरुग्राम लोकसभा सांसद। गुरुग्राम जो लोकसभा सांसद है ना, गुरुग्राम लोकसभा सांसद, अरे गुरुग्राम जो लोकसभा सांसद है ना, गुरुग्राम लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी से। और उसके बाद में नाम आता है संतोष यादव, पूरे भारत की पहली महिला, भारत की, अरे हरियाणा की नहीं, भारत की पहली महिला जिसने लगातार दो बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था संतोष यादव। एक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 10 मई 1992 में, और एक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था दोस्तों 10 मई 1993 के अंदर, 10 मई 1992 में और 10 मई 1993 में। ध्यान रखना भाई, संतोष यादव भारत की पहली महिला जिसने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था संतोष यादव, 10 मई 1992 में और 10 मई 1993 के अंदर। 10 मई 1992, 10 मई 1993 के अंदर संतोष यादव ने दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, माउंट एवरेस्ट को फतेह। तो प्यारे साथियों, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से हमने बहुत सारे पॉइंट रेवाड़ी में करवाए हैं। अभी आपने पूरा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट मेरे साथ के साथ में लिख लिया होगा।
आप थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का अध्ययन कर लीजिए। तो दोस्तों आप मेरे साथ में बने रहें, बहुत जबरदस्त तरीके से अपन सीखेंगे। एग्जाम बोर्ड ऐप को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मैथ बाय मेहता क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और चंद्रहास के नाम से आप YouTube वगैरह पे कहीं पर भी सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।